नमस्कार। आज की बात में आज हम यूपी की जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बारे में बड़ा और एक्सक्लूसिव खुलासा करेंगे। हालांकि मुख्तार अंसारी की चर्चा आज सुबह से हो रही है। आज ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के 6 ठिकानों पर रेड मारी। ईडी की टीम आज सुबह 6:30 बजे ही मोहम्मदाबाद में मौजूद मुख्तार अंसारी के पैतृक निवास पहुंची। इसके अलावा गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के 3 नजदीकी कारोबारियों पर भी ईडी ने छापा मारा। मैं आपको मुख्तार अंसारी पर ईडी की रेड की डिटेल रिपोर्ट दूं, उससे पहले मुख्तार अंसारी पर पंजाब से आई एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी पर जांच की फाइल तैयार कर ली है। पंजाब सरकार बहुत जल्द यह खुलासा करने वाली है कि रोपड़ की जेल में मुख्तार अंसारी कैसे कानून की धज्जियां उड़ाकर आराम की जिंदगी काट रहा था और किसने मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल में मनमानी करने की छूट दी थी। पंजाब के जेल मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को जो सुविधाएं दी और ऐसा करने के लिए जिस जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उस सब की जांच कराई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट की फाइल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास भेज दी गई है और बहुत जल्द यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। हरजोत बैंस ने तो यह दावा किया कि जांच रिपोर्ट से और भी बहुत बड़े खुलासे होंगे और वो भी पूरे सबूतों के साथ। मुख्तार अंसारी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। हालांकि पंजाब के मंत्री ने यह नहीं बताया कि वो क्या खुलासा करने वाले हैं, लेकिन इंडिया टीवी को इस बात की पक्की जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी की उस फाइल में क्या है। सबसे पहला खुलासा यह है कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में ही क्यों रहना चाहता था। रोपड़ की रूपनगर जेल में मुख्तार अंसारी को 2 साल तक रखा गया था। मुख्तार अंसारी को जनवरी 2019 में रोपड़ की जेल में लाया गया और अप्रैल 2021 तक वो इसी जेल में रहा। खास बात यह है कि यूपी में घर होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने कभी वापस आना नहीं चाहा। अब जाकर यह पता चला है कि आखिर मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल में ही क्यों रहना चाहता था। पंजाब सरकार ने जब इसकी जांच कराई तो यह खुलासा हुआ कि कहने को तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन वो ज्यादा वक्त जेल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहता था। जेल प्रशासन की तरफ से उसे सरकारी क्वार्टर में एक कमरा दिया गया और इस कमरे में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी दिन भर साथ रहते थे। पता यह चला कि मुख्तार अंसारी की वाइफ अफशा अंसारी सुबह 9 बजे ही यहां आ जाती थी और देर रात वापस जाती थी। दिन भर मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी जेल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहते थे। इसके अलावा जेल प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को कई और दूसरी तमाम सुविधाएं दी जाती थी। मुख्तार अंसारी का घर यूपी के मऊ में है। मऊ से रोपड़ की दूरी 1100 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि मुख्तार अंसारी को अभी जिस बांदा जेल में रखा गया है, मऊ से उसकी दूरी करीब 400 किलोमीटर ही है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने घर से 1000 किलोमीटर दूर पंजाब की रोपड़ जेल में ही रहना पसंद किया, यूपी की बांदा जेल में नहीं। अब इस बात के खुलासे हो रहे हैं कि रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को सुख सुविधाएं मिल रही थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी जेल में उससे मिलती थी, दिन भर उनके साथ रहती थी। तो यह सब बात तो समझ आ गई कि मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में क्यों नहीं जाना चाहता था, रोपड़ की जेल में क्यों रहना चाहता था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि रोपड़ जेल के पास ही मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी घर किराए पर लेकर रह रहे थे। आज हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा रोपड़ गए। पुनीत ने बताया कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने जेल के ठीक सामने किराए पर घर ले रखा है, जिससे वो जेल में होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकें। बांदा जेल में शिफ्ट करने से पहले मुख्तार अंसारी रोपड़ की इसी जेल में रहा करता था और यहाँ पर जो मौजूदा जेल मंत्री हैं हरजोत बैंस, उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी को तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही थी और उस समय की कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान मुख्तार अंसारी को बाकायदा यहाँ पर तमाम सुख और सुविधाएं जो थी वो मुहैया करवाई गई थी। उसका परिवार जो था वो भी रोपड़ में रहता था, वो कभी भी जेल के अंदर आ जा सकते थे। उनकी जो पत्नी है वो सुबह 9 बजे आती थी, उसके बाद रात को वो वापस जाती थी। यही नहीं, मुख्तार अंसारी जो है वो अपनी बैरक में नहीं रहता था, बल्कि यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं वहाँ पर उसको रखा जाता था और ये सुख सुविधाएं
उस समय की कांग्रेस सरकार के समय काफ़ी आरोप भी उस समय लगे थे। और यही नहीं, अगर मैं आपको जेल के सामने की एक तस्वीर दिखाऊं, आपने वो जो सामने पीली बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है, ठीक इसी पीली बिल्डिंग में मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे वो रहा करते थे। कम से कम 5 से 6 गुर्गे मुख्तार अंसारी के यहाँ रहा करते थे। और यहाँ पर जिप्सी खड़ी रहा करती थी, जैसे ही कोई जेल में हलचल होती थी तो वो अलर्ट हो जाया करते थे। तो ये जगह क्यों चुनी गई मुख्तार अंसारी के गुर्गों के द्वारा कि इसके भी एक महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके जो आप बालकनी देख रहे हैं ये ठीक जो है और जेल परिसर की ओर इसका मुंह है। और इस बाकायदा जो अगर आपको दूर से अगर दिखाऊं मैं यहाँ पे तो ऊपर जो है कमरे के शीशे भी नज़र आएंगे, तो अंदर से आसानी से जो यहाँ से नज़र जो थी वो रखी जा सकती थी। ये सामने आप देख सकते हैं, खिड़कियाँ आपको नज़र आएंगी, यहाँ से नज़र जो थी वो रखी जा सकती थी। इस वजह से जो मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे उन्होंने इस स्थान को चुना था ताकि कोई भी अगर हरकत होती है तो वो फ़ौरन जो है वो एक्टिव हो जाया करते थे। और यही नहीं, यहीं से कुछ दूर उसका पूरा परिवार जो था, उसकी पत्नी जो थी वो भी यहाँ पर एक फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ पर रहा करती थी। मुख्तार अंसारी पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुनीत परिंजा बता रहे हैं कि जेल के ठीक सामने मुख्तार अंसारी के गुर्गे किराए पर रहते थे। अब एक और खुलासा, मुख्तार अंसारी की वाइफ अफशा अंसारी भी रोपड़ की रूपनगर जेल के पास ही एक सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। मुख्तार अंसारी के बेटे और उनके दूसरे सहयोगी भी इस फ्लैट में आते थे। और जैसा हम बता चुके हैं आपको, जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर सरकारी क्वार्टर में रहने की सुविधा दे रखी थी। अब नियमों का उल्लंघन करके मुख्तार अंसारी को यह सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? पैसे लेकर दी जा रही थी या उस वक्त की कांग्रेस सरकार के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा था? इसके लिए तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि मुख्तार अंसारी कैदी होने के बावजूद पूरी सुख सुविधाएं ले रहा था। वो अपनी पत्नी से रोज मिलता था। मुख्तार अंसारी से मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्तार अंसारी की वाइफ अफशा अंसारी ने जेल के पास ही एक फ्लैट किराए पर लिया था। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा आज वहां भी गए। मुख्तार अंसारी को के बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद उनकी वाइफ ने भी यह घर खाली कर दिया। इस घर में नए किराएदार आ गए, लेकिन मुख्तार अंसारी का खौफ ऐसा है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस वक्त मैं आपको जो घर दिखाने जा रहा हूँ ये फ्लैट है रोपड़ के अंदर, सन इनक्लेव जो है उसके छठे जो फ्लोर है, 6th फ्लोर पर हाउस जो फ्लैट नंबर है 604। यहीं पर मुख्तार अंसारी की जो पत्नी थी और उसके अलावा उनके जो आगे रिश्तेदार थे या गुर्गे थे वो यहाँ पर रहा करते थे। ये आप इस वक्त घर देख रहे हैं। हालांकि घर में लोग मौजूद हैं लेकिन बेल बजाने के बावजूद भी कोई भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि मुख्तार अंसारी का खौफ ही इतना था कि कोई भी कैमरे पर इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वो किराए के फ्लैट में जो मुख्तार अंसारी का परिवार था वो रहा करता था। ये आप देख रहे हैं 6th फ्लोर है और ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पर इन्हीं फ्लैट्स में मुख्तार अंसारी की पत्नी जो थी और उसके अलावा उनके जो परिचित थे वो यहाँ पर रहा करते थे। कभी कभार उनके बेटे भी यहाँ पर आया करते थे। तो ऐसी जो खबर है, जो बातें हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोग और बिना कैमरे के तो बता रहे हैं, लेकिन जब कैमरा के सामने उनसे बोलते हैं तो वो घबरा जाते हैं या यूँ कहें कि डर जाते हैं क्योंकि दबंगई की वजह से वो आज भी जो है वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से हिचकिचाते हैं। हालांकि सोसाइटी के एक शख्स किसी तरह बोलने को राजी हुए। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी का परिवार सोसाइटी के लोगों से मिलता नहीं था, बस कमरा बंद करके अंदर ही रहते थे। सोसाइटी में ज्यादातर वक्त तो उनकी वाइफ ही रहीं, लेकिन जब कभी उनके बेटे यहां आते थे तो बहुत सारी गाड़ियां वहां आती थीं। वो यहाँ 6th फ्लोर पर 604 में रहते थे। हाँ, वो लगभग रहे जहाँ पर 6-7 महीने रहे होंगे या ज़्यादा हो गए। 6-7 महीने रहे यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। तो कौन कौन लोग थे उनके परिवार में यहाँ पे? उनके परिवार में ऐसे वो किसी से बात तो करते नहीं थे ज़्यादा, ठीक है ना। उनके जो ड्राइवर वगैरह थे कि नीचे मिल जाते थे। अच्छा। तो उनके फैमिली मेंबर जैसे वाइफ बच्चे आते थे उनके यहाँ पर। अच्छा, वाइफ तो यहीं रहती थी? वाइफ रहते थे यहाँ पर। बच्चे कभी कभार आते थे? बच्चे कभी कभार आते थे। अच्छा। हाँ, बच्चे जो उनके वो कभी कभार आते थे। तो कभी मुख्तार अंसारी को भी देखा आपने यहाँ पे या नहीं? नहीं, वो नहीं जहाँ कभी है। अच्छा, वो कभी नहीं, सिर्फ उनके जो लोग थे या ड्राइवर या गुर्गे होते थे? गुर्गे हमें तो पता नहीं ऐसे गुर्गे ऐसा क्या है। उनके जो साथ के बंदे थे वो यहाँ। तो कितनी गाड़ियाँ होती थी यहाँ पर? देखो, जब उनका बेटा आता था फिर तो 4-5 गाड़ियाँ आती थी उनके साथ। अच्छा। अदरवाइज तो एक जिप्सी थी आई थिंक, तो 1-2 गाड़ी होती थी। एसयूवी? एक्सयूवी बड़ी गाड़ियाँ थी। बड़ी गाड़ी थी। तो यह बात तो साफ हो गई कि रोपड़ जेल में कैदी होने के बावजूद
मुख्तार अंसारी पूरे ऐशो आराम से रहता था, रोज अपनी वाइफ से मिलता था, जेल की बैरक में रहने की बजाय जेल परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में रहता था, और यह सब हुआ तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे। हैरानी की बात यह है कि सरकार गंवाने के बावजूद कांग्रेस को अब भी इस मुद्दे पर अफसोस नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि अंसारी साहब को किसी से छिपाकर जेल में नहीं रखा गया था, एक सिस्टम के तहत ही उन्हें जेल में रखा गया था, और जब यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस मांगा तो उसे भेज दिया गया। अंसारी साहब ते परचा होया सी, मुकदमा दर्ज होया सी, उस मुकदमे दे तहत उन्होंने पंजाब सरकार ने लियांदा गया। और मुकदमा किने कराया सी, मैनू ये जानकारी है कि जेड़ा कुलवंत सिंह ने, मेरे ख्याल कुलवंत जेड़े JLP वाले ने, आप दे MLA मोहाली, उन्हां वल्लों FIR एक फरौती मंगन ते दर्ज हुई सी, ਉਹਦੇ तहत उन्हां ते उन्हां दे साथियां वल्लों, और उन्हें तहत उन्होंने इत्थे लियांदा गया। फिर उन्होंने इत्थे क्यों रखा गया, किन्ना चिर रखा गया, ये तो पंजाब दा ADGP और पंजाब दा उस वेले दा मुख मंत्री ही दस सकदा भी क्यों रखा गया, कारण की सी। कोई छुप के तो रखा नहीं गया, अंसारी नूं रखा गया था कोई भाई ऑन रिकॉर्ड ऑन सिस्टम बेसिस रखा गया होना है, और जो उत्तर प्रदेश ने बुला लिया तो फिर मेरे ख्याल चले गए। पंजाब कांग्रेस के चीफ कह रहे हैं कि जब यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस मांगा तो पंजाब सरकार ने उसे वापस भेज दिया, लेकिन ये गलत बयानी है। ये बात हम सब ने देखी कि जब यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में ले जाने की बात की तो कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई। पंजाब सरकार के खजाने से हायर किए गए महंगे महंगे वकील इस बात के लिए जिरह करते रहे कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी तब शिफ्ट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। यूपी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर दानिश अंसारी ने कहा कि योगी सरकार की सख्ती की वजह से ही आज यूपी के बाहुबली नेता खौफ में है। लगातार आप देखिए कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को जो कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भय और आतंक और डर का माहौल बनाया था, ऐसे लोगों पे हमारी सरकार योगी जी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक रोल मॉडल बन के निकला है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो आज बुलडोजर बाबा जो कहे जाते थे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, एक ऐसे लोग जो कल समाज को भयभीत करते थे, आज उनके अंदर एक भय का माहौल है। जो अपराधी हैं वो आज भयभीत हैं कि आज का उत्तर प्रदेश है जहां योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को पूरी मजबूती से लागू किया है। मुख्तार अंसारी के मामले में उस समय की कांग्रेस सरकार ने जो किया उस पर तो सवाल उठेंगे ही। यही वजह है कि भगवंत मान सरकार ने इसकी जांच कराई और जल्द ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात की जा रही है। लेकिन अकाली दल का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को जो एक्शन लेना है वो तुरंत लेना चाहिए। रोज रोज खुलासों की बात कहकर माहौल बजाने की बजाय फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई मिनिस्टर हो चाहे ऑफिसर हो, किसी क्रिमिनल के साथ अंगेज होता है, उसकी जेल में हेल्प करता है, उसको फैसिलिटीज देता है, उसको दूसरी गवर्नमेंट ले जा ना सके उसके लिए आउट ऑफ द वे उसकी मदद करता है, तो ये एक बहुत गंभीर अपराध है। जिन लोगों की जिम्मेवारी है कि जेल को कंट्रोल करना, वहाँ जो है अनुशासन पैदा करना, अगर उनमें से कोई भी इन्वॉल्व होता है क्रिमिनल के साथ, उसकी मदद करता है, तो इससे गंभीर अपराध क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी उनकी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करे, और जो भी दोषी है, चाहे कोई मिनिस्टर है चाहे कोई अफसर है, उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करे। सिर्फ तमाशा बनाने के लिए रोज खबर देना यह भी वाजिब नहीं होता। असल में पंजाब विधानसभा के बजट सेशन के दौरान जेल मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने का मुद्दा उठाया था। इस पर कांग्रेस सरकार में जेल मंत्री रहे सुखजिंदर रंधावा ने इन आरोपों को साबित करने की चुनौती दी थी। अब हरजोत बैंस ने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है और दावा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो जाएंगे। आपको याद दिला दें कि मुख्तार अंसारी को फर्जी FIR दर्ज करके 2 साल 3 महीने तक पंजाब की जेल में रखा गया, जबकि उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए यूपी सरकार को 26 बार कोशिश करनी पड़ी थी। रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को सुख सुविधाएं देने के मामले में तो जो भी एक्शन होगा वो जेल के अधिकारियों और उस वक्त के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ होगा। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में है।
लेकिन उसके परिवार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के ठिकानों पर रेड की। छापेमारी की यह कार्रवाई गाजीपुर, दिल्ली और लखनऊ में की गई। ईडी ने पिछले साल जुलाई में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। मुख्तार के अलावा ईडी उसकी वाइफ, दोनों बेटों, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार गैंग के कई सदस्यों की संपत्तियों की जांच कर रही है। इसी साल मई में ईडी ने प्रयागराज में मुख्तार के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी और भाइयों से भी पूछताछ की थी। ईडी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के परिवार, रिश्तेदारों और मुख्तार के करीबी सहयोगियों के पास अवैध तरीके से बनाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आज जब लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर रेड की गई तो हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह वहीं मौजूद थे। विशाल ने बताया कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी का जैसा प्रभाव है, उसे देखते हुए छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी प्रोटेक्शन दी गई थी। लखनऊ में डालीबाग इलाके में इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनके घर पर इस समय ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की रेड चल रही है। लोकल जो हजरतगंज पुलिस है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुख्तार के करीबी हैं उनके यहाँ इस समय रेड की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से की जा रही है। सीआरपीएफ का जो बल है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी तरीके से खराब ना होने पाए। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है जो कि व्यस्ततम इलाकों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाकों में माना जाता है और सामने के अपार्टमेंट में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी इस समय रेड की जो प्रक्रिया है वो जारी है। यानी कि आमने सामने के दो अपार्टमेंट हैं, यहाँ पर जो रेड की प्रक्रिया है वो जारी है। कोई भी अंदर ना जा सके, कोई भी जो अंदर मौजूद है रेड के घरों में वो बाहर ना आ सके, इसको लेकर के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है कि सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है उसको भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर तैनात किया गया है। ठीक पीछे मैं दिखाना चाहूँगा वो इलाका है डालीबाग में जहाँ पर शत्रु संपत्ति का एक पूरा मामला चल रहा था और यहाँ पर भी जो एलडीए की टीम है उसने यहाँ आकर के बड़ी छापेमारी की थी, कार्रवाई की थी और उसके बाद जो बिल्डिंग यहाँ पर अवैध तरीके से बनाई गई थी शत्रु संपत्ति के केस में, उस मामले में भी कार्रवाई करते हुए जो बिल्डिंग थी उसको जमींदोज किया गया था। और अब ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मुख्तार अंसारी ने अपने करीबियों, रिश्तेदारों के नाम कई सारी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टीज को खरीद रखा था, अघोषित संपत्ति उसके पास थी। यही वजह है कि ईडी इस समय देश भर में छापेमारी कर रही है। ईडी की एक टीम ने दिल्ली में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। अफजाल अंसारी यूपी के गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं। हाल ही में यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी और आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके घर पर रेड डाली गई। ईडी की टीम ने अफजाल अंसारी के दिल्ली के सरकारी आवास पर भी छापा मारा है। अफजाल अंसारी के आवास पर ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामले को लेकर चल रही है और ईडी की ये कार्रवाई सीआरपीएफ के कड़े पहरे में चल रही है। दरअसल सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी अफजाल अंसारी के दिल्ली के सरकारी आवास 22 जनपद पहुंचे और तब से ईडी के अधिकारी घर के अंदर ही मौजूद हैं और घर के हर कमरे की और हर दस्तावेज की तलाशी ले रहे हैं। ईडी की टीम अभी भी आवास के अंदर है और तमाम जो जरूरी दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की करीब 14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दर्ज की थी और इसी केस में पीएमएलए के तहत ईडी की टीम अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी तक पीएमएलए के तहत कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईडी की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं और 22 जनपद के अलावा दिल्ली में एक और अफजाल अंसारी का ठिकाना है। बताया जा रहा है कि वो फार्म हाउस है, वहां पर भी ईडी की टीम फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ईडी ने भले ही मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन अफजाल अंसारी इससे फिक्रमंद नहीं है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर उनके पास काली कमाई होती तो ईडी की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर आती। सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। कितने देर तक उन्होंने पूछताछ की, क्या अब ये कार्रवाई तो उनकी थी, है घर तो हमारा है, हम तो अपने घर पे थे और घर पे हैं। आपके सवालों का जवाब दिए बगैर वो चले गए, आप उनसे पूछिए। इसे राजनीतिक छापा कहे या फिर अब आप सब समझ रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं, लेकिन हमारे पीछे भी इस संस्था को लगाया गया, पूछताछ के बुलाया जाता रहा। मैं पूछताछ के लिए भी गया, उनके सवालों का जवाब दिया।
आज उन लोगों की इच्छा हुई कि मैं घर पे चलूं, तो वो लोग घर पे आए और जैसे मर्जी थी उन्होंने पूरे घर की तलाशी भी ली। और अगर कुछ होता तो आपको पहले पता लग जाता, फिर तो मशीनें मंगाई जाती हैं गिनती करने के लिए। अगर कोई अवैध किसी तरह का कुछ इस तरह का जिससे कि आपत्तिजनक चीज़ हो तो सब कुछ आता। मेरे कोई चीज़ उन्होंने कब्जे में भी नहीं ली। जांच कर रही एजेंसी, मैंने भी उनको सहयोग किया। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, उसमें क्या मटेरियल है उसको उन्होंने उसकी रीडिंग निकाल ली है। बाकी जो पेपर उनको चाहिए वो पेपर मैंने दे दिया है। जो सवाल उनको पूछना था उनके जवाब दे दिया गया है। कि जो सही होता है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग तरह की शक्ति होती है, वो मेरी है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं अपने भविष्य को लेकर, 2019 की पराजय जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो सकी, 2022 का सफाया उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, 2024 में भी मेरी निगाह मछली की आंख है और पूर्वांचल में फिर सफाया होगा इन लोगों का। मुख्तार अंसारी पर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने, जाली पेपर तैयार करके जमीन पर कब्जा करने, विधायक फंड से धोखे से पैसे निकालने के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ईडी इस केस के अलावा बाकी सारी बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की काली कमाई से बनाई गई 350 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच लड़ाई जारी है। कल से विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, लेकिन सदन के बाहर 2 दिन से जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। विधान भवन के बाहर पिछले 2 दिनों से शिंदे गुट के खिलाफ ऑपोजिशन के एमएलएज नारे लगा रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं। आज भी ऑपोजिशन के तमाम एमएलएज ने विधान भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर नारेबाजी की। इसमें आदित्य ठाकरे और ऑपोजिशन के लीडर अजीत पवार भी शामिल थे। ऑपोजिशन के विधायक नारा लगा रहे थे, 50 खोखे एकदम ओके। इस नारे में उनका निशाना शिंदे गुट के एमएलएज की तरफ था और इशारा यह था कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए लेकर बगावत की। पहले दिन तो एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब शिंदे भी इस नारेबाजी को लेकर नाराज हैं। सोर्सेस का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने भी अपने एमएलएज को कहा है कि अब चुप नहीं बैठना है, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना है। लेकिन शिवसेना की उद्धव गुट का कहना है कि जिन लोगों ने बगावत की, गलत तरीके से सरकार गिराई, उन्हें अब जनता से सुनना पड़ेगा। भास्कर जाधव ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र की जनता शिंदे गुट के लोगों को गद्दार कह रही है, वो किस किस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस तरह ये सरकार गिराई गई, तो सरकार गिराने के गिराई जो गई है तो कौन से मुद्दे पे नहीं गिराई गई? कोई एथिक्स पे नहीं गिराई गई, कोई आइडियोलॉजी पे नहीं गिराई गई, तो फिर सरकार गिराई क्यों? कुछ ना कुछ वैयक्तिक तौर पे फायदा हुआ होगा, इसलिए तो गिराई गई। तो ठीक है, जिन्होंने गिराई उनको कुछ ना कुछ तो जनता से सुनना ही पड़ेगा। पूरी महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ जनता जो बोल रही है, तो किसको किसको मुंह तोड़ जवाब देंगे? और अगर पूरी 13 करोड़ जनता जो बोल रही है उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत अभी भी किसी में है नहीं। ऑपोजिशन के लीडर्स एकनाथ शिंदे के एमएलएज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे संवैधानिक गैर संवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दही हांडी को लेकर एक बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया कि गोविंदाओं की दही हांडी को अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है।
सरकार ने कहा कि अगर दही हांडी उत्सव के दौरान कोई गोविंदा गंभीर रूप से जख्मी होता है तो उसे 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और अगर किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की इकोनॉमिक हेल्प सरकार की तरफ से होगी। एकनाथ शिंदे की सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अब प्रो गोविंदा लीग शुरू की जाएगी और गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में भी जगह दी जाएगी। गोविंदा जो उत्सव है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और हजारों गोविंदा जो है कल या हर साल ये उत्सव का आयोजन करते हैं, मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से हमारी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये गोविंदा करते हैं। और इसलिए गोविंदा कुछ जख्मी हो जाते, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, ऐसी कोई दुर्घटना घटी तो जिसको मृतक को 10 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हो जाएगा उसको 7.5 लाख रुपए और जो गंभीर होगा उसको 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और कबड्डी और खो खो के धरती पर गोविंदा जो उत्सव है उसको भी उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स कहकर उसमें शामिल किया जाएगा। दही हांडी महाराष्ट्र के कल्चर में शामिल है। महाराष्ट्र के नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। आज शिंदे गुट के एमएलए प्रताप सरनायक ने कहा कि दही हांडी को लेकर बरसों पुरानी जो मांग थी उसे अब जाकर मंजूरी मिली है। कल राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और क्रीड़ा मंत्री गिरीश महाजन और क्रीड़ा खाते के सब प्रमुख अधिकारियों को उपस्थिति में एक बैठक हो गई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दही हांडी यानी गोविंदा प्रो गोविंदा जो है वो प्रो गोविंदा की निर्मित क्रीड़ा प्रकार में की जाए। जो हमारी 10 सालों से मांग थी वो हमारे सरकार ने मंजूर कर दी है और साथ ही में अगले महीने से राज्य के सभी विभागों में अप्रैल महीने में ये दही हांडी यानी प्रो गोविंदा का जो स्पोर्ट्स है वो चालू हो जाएगा और राज्य के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसके लिए पूरा का पूरा सहयोग करेगा। शिंदे गुट के लीडर्स दही हांडी को स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर खुशी जता रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि अगर दही हांडी को स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जा रहा है तो पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, इसे स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, इसके लिए टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए और फिर यह फैसला लें। शिवसेना की स्पोक्स पर्सन मनीषा कायंदे ने कहा कि शिंदे की सरकार में इसलिए बौखलाहट है क्योंकि आजकल आदित्य ठाकरे को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। जिस प्रकार माननीय आदित्य जी ठाकरे इनके यात्राओं को जो प्रतिसाद मिल रहा है, भारी प्रतिसाद मिल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में युवक पहले से जुड़े, अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं माननीय आदित्य जी ठाकरे इनसे। तो इस वजह से सत्ताधारी पार्टी के लोग, इनके पैर के नीचे की ज़मीन फिसल रही है और इसीलिए ये जो घोषणाएं हो रही है दही हांडी को लेकर, और ये कोई कंपटीशन है, हम साहसी खेल का दर्जा देंगे तो इसको स्कूल एजुकेशन पहले इंक्लूड करना चाहिए, पहले इसको सिलेबस में लाना चाहिए। ये ऐसे ही कोई उठ के घोषणा कर देता है कि हम इसको साहसी खेल का दर्जा करेंगे, पहले स्कूल करिकुलम में तो लाए, कम से कम प्रोसीजर तो आप फॉलो कीजिए, उसके लिए टीचर्स अपॉइंट कीजिए। तो ये सब ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। महाराष्ट्र में दही हांडी एक बड़ा उत्सव है, आम लोगों का इस फेस्टिवल से सीधा कनेक्शन होता है, इसलिए इन दिनों दही हांडी को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुंबई के जिस वर्ली इलाके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एमएलए हैं, उसी वर्ली के जंबोरी मैदान में इस बार बीजेपी दही हांडी का बड़ा उत्सव कर रही है। जंबोरी मैदान में अब तक शिवसेना की तरफ से दही हांडी का प्रोग्राम होता था, लेकिन इस बार बीजेपी के लीडर आशीष शेलार ने इस मैदान को पहले ही बुक कर लिया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को सेटबैक देने के लिए जंबोरी मैदान पर दही हांडी का प्रोग्राम फाइनल किया, तो उद्धव गुट के लोगों ने शिवसेना भवन के बाहर दही हांडी बनाने का फैसला किया है। शिवसेना का कहना है कि वो इस बार निष्ठा दही हांडी का आयोजन करेगी। शिवसेना का कहना है कि दही हांडी में कंपटीशन करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी कहती है कि जंबोरी मैदान बीजेपी को मिल गया है, इससे शिवसेना को परेशानी क्यों हो रही है। बीजेपी के एमएलए राम कदम ने कहा कि शिवसेना को दिक्कत इसलिए हो रही है कि उसे अब हिंदुत्व की याद आ रही है। यह सरकार ने ठाट के साथ नाचते हुए, झूमते हुए त्योहार मनाने की अनुमति दी है, तो स्वाभाविक तौर पे सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे। अब इस बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है।
वे पहले अनुमति मांगते, जो अनुमति पहले मांगेगा उसे अनुमति मिलेगी। अब जाम्बोरी मैदान में उन्हें अनुमति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मांगी ही नहीं, मिलेगी कहां से? जब हमने ले ली अनुमति तब उनके पेट में दर्द बाहर उछल रहा है। और कई सारे मैदान हैं, अगर करना है तो वहां करें। ये तो हमारी पहली सरकार है जिस सरकार ने किसी त्योहार पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं के, वे पाबंदी लगाते थे। अब उनको त्योहार मनाने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी? क्या दिखाना है उनको वे हिंदू है? अब यदि हिंदू थे तो इसके पूर्व क्यों त्योहार पर पाबंदी लगाई? यानी खुद को कुछ नहीं करना और कर रहे हैं तो उसको सियासत के साथ जोड़ना। क्या इनको हिंदू त्योहार ही मिलते हैं सियासत के साथ जोड़ने के लिए? राम कदम को जवाब दिया कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। कंपटीशन करने की बजाय बीजेपी और शिंदे की सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। ये स्पर्धा करने से ज्यादा सत्ता पक्ष में जनता के हित में क्या निर्णय लेना चाहिए वो, और लेकिन बीजेपी पूरे दुनिया को जीतना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई ताम्रपट लेके नहीं आता है अपने राजकीय जीवन में। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी अपने आप को ताम्रपट लेके आकर अपने आप को हम ही अब भविष्य में हम ही रहेंगे, ये सोच उनकी है, वो बदलना चाहिए। इस तरह से कंपटीशन कर कर महाराष्ट्र का वातावरण बीजेपी ना खराब करे, इतनी हम उनको बोल सकते हैं। बीजेपी इस बार सिर्फ मुंबई में 370 जगहों पर दही हांडी का आयोजन कर रही है। मुंबई के करीब 50,000 गोविंदाओं को 10 लाख का बीमा कवर दिया गया है। दरअसल इस दही हांडी में भक्ति के अलावा सियासत का भी एंगल है। कुछ महीनों में बीएमसी समेत 18 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं और इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की नजर अपने ट्रेडिशनल वोटर्स के साथ साथ युवा वोटर्स पर भी है। चुनावों में वोट गेम को लेकर एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आई। जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन वहां रहते हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। यह ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए किसी तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है या फिर वहां पर रहकर वो सर्विस करता है तो वह इलेक्शन में वोट डाल सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। पिछली वोटर लिस्ट में 73 लाख लोग थे, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के करीब 98 लाख लोग हो गए हैं। मतलब यह कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर बढ़ गए हैं। यह बात सामने आते ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों में हलचल बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि क्या बीजेपी इतनी इनसिक्योर महसूस कर रही है कि बाहर से वोटर इंपोर्ट करके चुनाव जीतना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 22 अगस्त को अपने घर पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बीजेपी चुनावी लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है उसके पीछे उसका एजेंडा है। महबूबा मुफ्ती ने आज साफ साफ कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से बाहरी वोटरों को लाना चाहती है और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना चाहती है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। आप समझिए बीजेपी आपको हर गलत काम कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा
तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि यह सब कुछ बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कह रही है कि कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इन दोनों पार्टियों की दिक्कत यह है कि उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। बीजेपी के लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों नेता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल पास करते हैं कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बच सकते हैं, लेकिन 70 सालों में इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को वंचित रखा, जो इस देश के लिए काम करते हैं। और आज इनको जब यहाँ पर जो सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर जिनसे हम काम लेते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई ज़मीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। असल में इस समय जम्मू कश्मीर में 76 लाख वोटर्स हैं और इस लिस्ट में करीब 25 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने हैं। पिछले दिनों जिस तरह पूरा कश्मीर तिरंगे में रंगा नजर आया, उससे साफ है कि कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग अब भारत के बाकी राज्यों की ही तरह विकास की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और महबूबा मुफ्ती को डर है कि अगर 25 लाख बाहरी वोटर भी जुड़ जाएंगे तो कश्मीर का चुनावी समीकरण बदल सकता है, उनकी पॉलिटिकल पावर और कमजोर हो सकती है। बात दिल्ली की। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत जारी है। रोहिंग्याओं को फ्लैट देने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जो ट्वीट सामने आया था, उसके बाद केंद्रीय सरकार की होम मिनिस्ट्री ने भले ही साफ कर दिया कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसे लेकर अब अटैक मोड में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बीजेपी फ्लैट दे रही है और बीजेपी का कहना है कि फ्लैट देने का फैसला केजरीवाल की सरकार ने लिया था। बीजेपी का दावा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने की स्क्रिप्ट केजरीवाल सरकार ने लिखी। आज बीजेपी ने अपने दावों के समर्थन में कुछ चिट्ठियां और कुछ दस्तावेज जारी किए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जो दिल्ली सरकार की तरफ से एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखी गई। यह चिट्ठी 23 जून 2021 को यानी पिछले साल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने एनडीएमसी को भेजी। चिट्ठी में साफ लिखा गया था कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रोहिंग्या शरणार्थियों को दे दिए जाएं। इस चिट्ठी के अलावा बीजेपी ने एक और डॉक्यूमेंट जारी किया। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 29 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह फैसला हुआ था कि दिल्ली के बकरवाला में बने ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स तुरंत रोहिंग्या मुसलमानों को दिए जाएं। इस मामले से जुड़ा एक और डॉक्यूमेंट भी सामने आया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि 29 जुलाई 2022 को जो बैठक हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल थे, उसमें फ्लैट देने का जो फैसला हुआ, उसको लेकर 2 अगस्त 2022 को एक नोट जारी किया गया था। यह नोट दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से जारी हुआ था। इस नोट में लिखा है कि 29 जुलाई 2022 के फैसले की जानकारी उपराज्यपाल को दी जा रही है। अब बीजेपी के लीडर्स इन्हीं दस्तावेजों को आधार बना रहे हैं और केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए और कहा कि दिल्ली में जो अवैध रोहिंग्या रहते हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी के एमएलएज नहीं बसाया है, वही उन्हें बिजली पानी देते हैं और केजरीवाल सरकार ही चाहती थी कि उन्हें ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट भी दे दिए जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज्यादा है और एक बार नहीं 100 बार सिद्ध हुआ है और इसी की लाइन पर उनके सारे मंत्री उसी लाइन को लेते भी हैं कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और ये इससे पता चलता है कि ये जो चिट्ठी है, इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है
तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में वो सब देने का काम किसको किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। आखिरकार किसके कहने पर दिल्ली सरकार ने कहां पे कब ये चर्चा की, क्यों ये EWS फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही है? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोहिंग्याओं को फ्लैट कौन देना चाहता था, यह तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से ही साफ हो गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार से छिपाकर यह काम हो रहा था, उनकी सरकार को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि इसके पीछे कौन है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए LG के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया बार बार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के मामले में बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने आज फिर कहा कि इसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर केजरीवाल से ही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना था, वो ये बताएं कि उन्होंने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं तैयार किए। गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा, और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है, और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? रोहिंग्याओं के मामले में आज असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए। ओवैसी ने भी केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी पर सवाल उठाया और कहा कि भले ही गृह मंत्रालय फ्लैट देने वाली बात को अब खारिज कर रही है, लेकिन अगर ऐसा था तो हरदीप पुरी ने ट्वीट क्यों किया था। Mr. Hardeep Singh Puri says India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round-the-clock Delhi police protection. How can a union minister say this without the concurrence of the Prime Minister and this government? Mr. Hardeep Singh Puri had the clear-cut concurrence of his government, and he has called those Rohingyas as refugees, and they will be given UNHCR card. Immediately we see after a few hours
that Ministry of Home Affairs denies it, and then Mr. Hardeep Singh Puri has to face this embarrassment of saying, oh, that is right. सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर अभय पराशर दिल्ली के उस इलाके में पहुंचे जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती है। यहां रोहिंग्याओं की बस्ती में बिजली भी आती है, पानी का भी इंतजाम है। सवाल यह है कि रोहिंग्याओं को ये फैसिलिटीज कैसे मिल रही हैं, किसने दी है? ये जो पूरा एरिया है, जब आप कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से थोड़ा अंदर की तरफ डीप में आएंगे तो मदनपुर खादर और कंचन कुंज इस इलाके को बोलते हैं, यानी कि कालंदी कुंज के पास का इलाका है। तो जितनी यहाँ पर झुग्गियां हैं उनमें बिजली की व्यवस्था की गई है। ज़्यादातर झुग्गियां जो हमने देखी वहाँ बल्ब लगे हुए हैं, कई जगह कूलर हैं, कई जगह पंखे लगे हुए हैं या टेबल फैन लगे हुए हैं। इस तरीके की झुग्गियां हैं जहां पर दिल्ली सरकार ने ये मदद की थी कि बिजली और पानी का कनेक्शन यहाँ दिया था। मरियम जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो क्या पानी बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली वगैरह आती है यहाँ? बिजली है यहाँ पे? बिजली वगैरह आती थी, आते हैं और आधा घंटा से ज्यादा बिजली जाते हैं। अच्छा, तो वैसे बिजली की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है सरकार ने? जी करी हुई है। तो यहाँ आपके मतलब लाइट पंखा है, यहाँ पर सब चलता है, यहाँ पर लाइट पंखा? जी। तो ये आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो आप लोगों को, जब आप लोग यहाँ पर दोबारा से बसे तो बिजली की पानी की व्यवस्था किसने की आप लोगों के लिए? किसने मदद की ताकि आप लोगों के घर में यहाँ पर लाइट है, पंखा है? किसने मदद की आप लोगों की? एसडीएम की तरफ से। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सब्जी की दुकान है आपकी, सब्जी बेचते हैं? अच्छा, कब आए थे आप लोग भारत? कब आए थे आप लोग? 2012 में। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? बर्मा से या कहाँ से? बांग्लादेश से। अच्छा, जब आग लगी थी तो फिर आप लोगों के रहने की व्यवस्था कैसे? आग जब आप यूपी की साइड थे, जब वहां पर आग लगी थी, तो फिर यहाँ पर आप लोगों के रहने की व्यवस्था किसने मदद की? कैसे आप लोग सेटल हुए दोबारा से? सरकार को दे दी। हाँ जी, सरकार को दे दी, यहाँ व्यवस्था कर। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अगले कुछ दिनों तक सियासी वार पलटवार चलता रहेगा। लेकिन एक हकीकत यह है कि यह सारा कंफ्यूजन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से शुरू हुआ। होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन इस मामले में जिस तरह बीजेपी और दिल्ली सरकार की तरफ से चिट्ठियां जारी की जा रही हैं, उससे साफ है कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मामले में अभी कई और खुलासे होंगे। बिहार में नई सरकार बनते ही क्राइम की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही पटना और गोपालगंज में 3 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसने लोगों में खौफ भर दिया है। पटना में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को गोली मार दी गई, गोपालगंज में बैंक लूट लिया गया और पटना में आर्मी के एक जवान की हत्या कर दी गई। सबसे पहले आपको एक छात्रा पर हुए हमले के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसकी तस्वीर बहुत हैरान करने वाली है। 16 साल की ये लड़की कोचिंग क्लास से वापस अपने घर जा रही थी, तभी पटना के सिपारा इलाके से पहले घात लगाकर वहां मौजूद एक लड़के ने उस पर गोली चला दी। तमंचे से मारी गई गोली लड़की के गले में जाकर लगी और धंस गई। लड़की का एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। वहीं गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के सीएसपी सेंटर से 5.5 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 6 बदमाश कृतपुरा गांव आए, हवाई फायरिंग की और रुपए लूट कर ले गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जब अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की तो क्रिमिनल्स ने उन पर भी फायरिंग की। पुलिस काफी देर बाद मौका वारदात पर पहुंची और इससे लोग बहुत नाराज थे। बिहार में ताबड़तोड़ होती अपराध की घटनाओं के बाद बीजेपी इसे जंगल राज रिटर्न्स का नाम दे रही है। बीजेपी का कहना है कि लालू यादव की सरकार के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब राज्य में अपराधी इसी तरह बेखौफ रहेंगे। जब बीजेपी ने जंगल राज के आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद बीजेपी इस किस्म के आरोप लगाएगी ही, इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। वालों को जंगल राज दिखने लगा बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज होता है। आप तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बकवा बोलेंगे, समझ गए ना? एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते, उससे कोई मतलब नहीं। अब तो और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिए।
बीजेपी के आरोपों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नौकरी और रोजगार पर बात होने लगी है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है और इसलिए फिर से जंगल राज के वही घिसे पिटे आरोप लगा रही है। फेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन लिया जाए। ये लोग जो झूठ-मूठ के जो कुछ मीडिया के लोग जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे, तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव भले ही बीजेपी के आरोपों को सत्ता खोने की बौखलाहट बताएं, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार के लोग आरजेडी का वो दौर भूले नहीं है जब अपराध चरम पर था। आरजेडी के खिलाफ लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही था और इसी के खिलाफ चुनाव लड़कर और जीतकर नीतीश कुमार सुशासन बाबू की इमेज बना पाए थे। ऐसे में यह नीतीश कुमार के लिए चुनौती है कि फिर से लालू की पार्टी के साथ सरकार बनाने के बाद वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरे धर्म पर कॉमेडी करके लोकप्रियता हासिल करने की चाहत कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका एक सबूत यूपी के मुरादाबाद से सामने आया। मुरादाबाद में पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले वसीम नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि उसके दोस्त अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वसीम और उसके दोस्त राउंड टू हेल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस चैनल के 27 मिलियन यानी 3.25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वसीम और उसके दोस्तों पर इल्जाम है कि ये अपने एक वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ये वीडियो 4 साल पुराना है, लेकिन इसका ये विवादित हिस्सा हाल ही में वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करके वसीम को हिरासत में ले लिया और उसके दोस्तों की तलाश की जा रही है। जो उसको चलाता है उस चैनल को, एक वसीम नाम का एक व्यक्ति, उसको अभी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके विरुद्ध एफआईआर भी हुई है थाना पाकवाड़ पुलिस की ओर से। उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग उसके साथ थे, उनके साथियों की जानकारी भी की जा रही है और जो भी उसमें विधिक होगा उसके हिसाब से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ पब्लिक के लोगों की भी शिकायत थी, लेकिन फिर हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया है। एफआईआर ये पुलिस की ओर से ही पंजीकृत हुई है। क्या सेक्शंस है सर इसमें और आगे आप लोगों की अब क्या रूपरेखा रहेगी? जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, किसी समुदाय किसी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने भड़काने के विषय में, तो वही सेक्शंस इस एफआईआर में लाए गए हैं। हालांकि वसीम की मां का कहना है कि उनके बेटे का मकसद किसी धर्म का या देवी देवता का मजाक उड़ाना नहीं था, वो सभी धर्मों को एक जैसा मानते हैं। वसीम की मां का कहना है कि जब भी पुलिस ने उनके बेटे को बुलाया वो थाने गया, अगर दिल में कोई खोट होता तो भाग सकता था। भाई हम किसी धर्म के लिए कुछ वो नहीं करते, हम तो सबको एक सा मानते हैं, हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं। हम तो अपना जैसा धर्म मानते सबको, हमें कोई आपत्ति नहीं इस तरह की, हमारे बच्चे इस तरह से कुछ नहीं करते। हम किसी का मजाक नहीं बनाते, ना हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना ये कर रहे हैं ना आगे को करेंगे। इसे हमें क्या मतलब किसी मजहब से, हमें अपने मजहब से मतलब है, जैसा हमारा ये वैसे ही उनका है। आपको जानकारी है, पुलिस आप लोगों से बात की है, पुलिस ने कुछ जानकारी दी आप लोगों? जानकारी दी थी, बोले मैंने कहा सुबह आए थे ऐसो साहब, मैंने क्या मसला है ये बताइए। तुमने परसों बुलाया लड़के को, हमने भेज दिया, रात बुलाया तो भी भेज दिया हमने लड़का। हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है, हमें कोई खतरा होता तो हम अपने लड़के को क्यों भेजते। तो अब उन्होंने कहा बोले सुबह कोई बात नहीं है, रात हमने भेज दिया, सुबह साइन होने हैं। तो लड़के की तबीयत खराब थी तो वो थोड़ी देर से गया, हमने लड़का है यहाँ, तो उन्होंने कहा था मैंने कि चलो भेज देंगे। अब हमने भेज दिया, उन्होंने ऐसे साहब आए तो हमने भेज दिया उसको। हमारे दिल में तो कोई वो नहीं है, तो हमें किसी धर्म से या उससे कोई वो नहीं है, हमारे दिल में नहीं है ये।
वसीम की मां कह रही हैं कि उनके बेटे ने कोई गलती नहीं की, लेकिन वसीम के चाचा मोहम्मद सैफी ने कहा कि कुछ शब्द ऐसे निकल गए जो गलत थे। इसके लिए उसने माफी भी मांग ली थी। हालांकि इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वसीम का ये वीडियो 4 साल पुराना है, लेकिन उसकी कामयाबी से जलने वाले कॉम्पिटिटर्स ने साजिश करके वीडियो अब वायरल किया है। इन्होंने 4 साल पहले एक वीडियो तैयार की थी, लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने अब आकर के जो इनसे प्रीति द्वंद्वता रखते हैं या इनसे जलन रखते हैं, उन्होंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कट करके कुछ उसमें जोड़ के कुछ घटा के जैसे भी, और उसको हाईलाइट करके इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब देखिए वो शब्द गलत निकले, उन्हें उसका अफसोस है। उसी वक्त उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था इसके लिए, और उन्होंने उसको वहां से हटा भी दिया था यूट्यूब से। लेकिन लोगों को फिर भी चैन नहीं पड़ा, क्योंकि जो इनसे बराबरी करना चाहते हैं वो किसी तरह से भी इनसे बराबरी नहीं कर पा रहे। जवान फिसल गई कहीं, उन्हें एहसास कराया हमने भी, मेरे बेटे आगे ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसा शब्द आपके मुंह से ना निकल जाए किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए। तो बोले अंकल इसका हम ख्याल रखेंगे, और वो बराबर ख्याल रखते हैं। देखिए पुलिस ने भी यही कहा कि देखिए जो भी कुछ आपने किया गलत किया है, और ये इंसानियत के भी और समाज के खिलाफ है। उनको ये हिदायत दी गई कि आइंदा इसका ख्याल रखिएगा, और ये कानून जो भी प्रक्रिया है इससे आपको गुजरना होगा। तो हम उससे गुजरेंगे, क्योंकि हमें कानून में भी और न्यायपालिका में दोनों में यकीन है, और आगे के लिए हम अपने बच्चों को हिदायत करेंगे। और उन्हें खुद भी ये एहसास है कि हम आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलती जानबूझ के नहीं की गई है। वसीम के चाचा कह रहे हैं कि वीडियो को साजिश करके वायरल किया गया, लेकिन सच ये है कि वसीम के यूट्यूब वीडियोस वायरल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके हर वीडियो पर करोड़ों व्यूज आते थे। यूट्यूब ने उसकी किस्मत बदल दी थी, और यही वजह है कि वो अपनी पूरी गली को ही स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता था। आज हमारे संवाददाता जतिन शर्मा मुरादाबाद में वसीम के घर गए। जतिन की रिपोर्ट देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा होगा कि यूट्यूब ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। हालांकि इसके साथ ही यह भी सच है कि उसके वीडियोज में अब्यूजिव लैंग्वेज यानी गालियों का भी इस्तेमाल होता था। ये गली आप देख रहे हैं सामने पीले रंग का मकान है, ये जियान का ही घर है, और इसी गली को स्टूडियो के तौर पर ये यूट्यूब चैनल से जुड़े लोग इस्तेमाल करते थे। तमाम दीवारें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि दीवारों पे इसी तरीके के जो टेक्स्ट है वो लिखे हुए हैं, और इन्हीं दीवारों पर ज्यादातर जो आप वीडियोस देखते हैं वो इन्हीं दीवारों पर शूट की जाती है। पूरी गली आप देख लीजिए, सामने पीले रंग का जो मकान है वो जियान का पुराना मकान है। बताया जा रहा है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों से बात की थी कि सबसे पुराना मकान ये है। जब इस YouTube चैनल की शुरुआत की गई थी उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन YouTube चैनल में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी और उसके बाद इस पूरी गली को एक तरीके से स्टूडियो के तौर पर तैयार किया गया, और इन्हीं दीवारों पर जो शूट है वो यहाँ पर किया जाता था। जियान और उसके जो दोनों साथी हैं नाजिम और वसीम, वो भी पास के ही जो दूसरी गली है वहां पर ही रहते हैं, और इन्हीं गलियों में वो अक्सर शूट किया करते हैं। इसी गली में जियान ने एक स्टूडियो भी बनाया हुआ है। ये इमारत आप देख रहे हैं, जब YouTube से पैसा आना शुरू हुआ तो इस तरीके से एक जगह पे अपना ऑफिस बनाया गया है, और इस ऑफिस के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर राउंड टू हेल YouTube चैनल के तमाम पोस्टर्स आपको इस ऑफिस के अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको इस ऑफिस के अंदर की तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाऊंगा। ये सामने आप फोटो देख रहे हैं जो कि 3 स्टार है मुरादाबाद के, उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। आपको बताएं कि सफेद कोट में आप जिसको देख रहे हैं, जिन्होंने YouTube के जो शील्ड है वो पकड़ी हुई है, ये जियान है। इन्हीं के घर के सामने ये स्टूडियो है। साथ में आपको ये दिखाऊं, ये नाजिम है, और इसके ठीक बगल में आप ये देखेंगे ये तीसरा जो स्टार है वो उसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको मैं दिखाऊं, ये प्रॉपर ऑफिस है। इसी ऑफिस में बैठा करते हैं, इसी ऑफिस में क्या वीडियो बनानी है, क्या कंटेंट उसका होना है, उस पर चर्चा की जाती है। वसीम और उसका परिवार ये कहकर नहीं बच सकता कि वीडियो 4 साल पुराना है और अब वायरल किया गया। वीडियो नया हो पुराना हो, दूसरे धर्म के बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में, आराध्यों के बारे में कमेंट करना, उनका मजाक बनाना, उम्मीद है जो लोग ऐसा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उन्हें इस घटना से सबक मिला होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।